अगर कोई आपसे पूछे कि आज की डेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो आई एम श्योर यूनानिमसली एक ही आंसर होगा, क्लाइमेट चेंज। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स इट, बट ये बहुत बड़ी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट। साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक बिल बनाया है टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि ये मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है और जो इसका एक्सेलरेटेड पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो चलिए बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऐसी क्या कोई इंटरनेशनल बॉडी है जो आके डिफरेंट कंट्रीज को बताती है कि क्या करना चाहिए टू मेक श्योर कि क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इम्पैक्ट उनके ऊपर ज्यादा ना पड़े। 2024 में क्लाइमेट चेंज बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा ईयर ही इस तरीके से शुरू हुआ जहां पे हमारे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आपके और मेरे फंडामेंटल राइट है कि हम जाके सरकार के ऊपर ये केस कर सकते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज के कारण हम पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कर रहा है साउथ अफ्रीका, क्यों उसने ये बिल बनाया, क्या साउथ अफ्रीका पोल्यूशन के मामले में कौन से लेवल पे है, क्या वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस करता है कि थोड़े कम। बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन बाय मलूका IAS, which is the मेंस मास्टर क्लास 2024 with toppers, जहां पे वैभव आनंद शर्मा AIR 58 ना ही सिर्फ आपके डाउट्स रिलेटेड टू प्रेपरेशन को डील करेंगे, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे ऑन थिंग्स सच एज essay राइटिंग एज वेल एज एथिक्स। सो डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डाउनलोड द मलूका IAS एप्लीकेशन टुडे, जिसके ऊपर 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ अगस्त को ये पर्टिकुलर क्लास एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो फिर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं, वो भी जो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं करना है कि नहीं करना है यूपीएससी, दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो शुड कम हियर, राइट? एंड प्लीज अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पे यू कैन लिटरली गेट एन आंसर टू एवरी सिंगल डाउट दैट यू हैव अबाउट द यूपीएससी प्रेपरेशन। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट South Africa's new law on climate change. But before that, ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में साउथ अफ्रीका क्यों बोल रहा है। ऑब्वियसली इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस करता है। तो जैसे कि मैंने इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ये डिस्कस किया था, that why is it that different countries are talking about this and making laws? Is there any international treaty? Is there any international convention जो कि हमें ये बोलती है कि हमें क्लाइमेट चेंज की ओर उसके एक्सेलरेटेड पेस को कम करने के लिए इस दिशा में कोई स्टेप लेना चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब एक ट्रीटी ही मान लो, लेकिन एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहलाती है। पर इतना टेक्निकल होने से पहले ये तो देख लें कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया। सो पहली बात तो ये इनका सबसे पहला क्लाइमेट चेंज की ओर स्टेप है थ्रू अ लॉ, राइट? दैट लॉ इज जस्ट अ बिल राइट नाउ, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो द स्टोरी सो फार इज कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो है साइरिल रामाफोसा, इन्होंने एक लॉ, एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाया है जो एक मैंडेटरी कर्व लगाएगा या मैंडेटरी रोक लगाएगा on different institutions, organizations, companies or even governmental authorities within their own country, जिनको कहा गया है कि आपने सिंपल भाषा में नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बजाय रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करने हैं। अब इनको भी पता है कि यार ये 2 मिनट की चेंज की बात तो है नहीं, तो ऐसा है कि ट्रांजिशन होगा पहले। तो पहले हम लोग ज्यादा क्या करेंगे, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम उसको कम करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट इट सेज। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कॉल्ड
Paris Agreement. So which is why we should ideally understand what is this Paris Agreement. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, एक है फ्रेमवर्क कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क बनाया ताकि उसको फॉलो करके हम क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज के मतलब एक्सेलरेटेड पेस को थोड़ा कम कर सके. अब क्या होता है इसमें, एक एनुअल मीटिंग होती है. एनुअल मीटिंग को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. नाउ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 which was held in 2015, कहां पे, पेरिस में. तो ये पेरिस अग्रीमेंट का मतलब ये है कि पेरिस में इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मेंबर कंट्रीज मिली थी. ये इनकी 21st मीटिंग थी. साल क्या था, 2015, जिसमें सिंपल भाषा में ये कहा गया था कि इन्होंने वर्ल्ड को दो हिस्सों में सॉर्ट ऑफ डिवाइड कर दिया. एक हिस्सा जो कि बात कर रहा है प्री इंडस्ट्रियल टाइम की, और एक हिस्सा जो कि बात कर रहा है पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम की. अब आपको भी पता है, एंड हम बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ये क्लाइमेट के लिए खराब ही माना जाता है. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो क्लाइमेट चेंज आएगा ही आएगा, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. लेकिन किस हद तक? पॉइंट इज नॉट दिस दैट इट विल नॉट हैपन, बिकॉज वी कैन नॉट टेल कंट्रीज कि भाई तुम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो ही मत, क्योंकि वो एक तरीका, इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई तुम डेवलप हो ही मत. डेवलपमेंट के लिए एक इंडस्ट्रियल बेस जरूरी है. इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़ा गलत सा इम्पैक्ट पड़ जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर. इनफैक्ट वो ग्राफ किसी ना किसी तरीके से ऐसे बनता है जहां पे यहाँ पे आई एम प्लॉटिंग डेवलपमेंट एंड यहाँ पे आई एम प्लॉटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे ये कहा जाता है दैट इन द इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री क्या होता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है. लेकिन एक लेवल के बाद जब एक कंट्री डेवलप हो जाती है, उसका इंडस्ट्रियल बेस बन जाता है, उसके पास उतना पैसा आ जाता है, फिर वो क्या करती है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर देती है, जिस वजह से फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है. तो इसी वाली रिलेशन को नजर में रखते हुए इनिशियली तो ये बोलते थे UNFCCC कि सारा का सारा उत्तरदायित्व ये क्लाइमेट चेंज को के पेस को रोकने का. मैं बार बार पेस क्यों बोल रही हूं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता, उसकी गति को सिर्फ कम किया जा सकता है. ये उत्तरदायित्व इनिशियली इन्होंने किसके ऊपर रखा था, केवल डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि यही वाली चीज को देख के हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किसने किया है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है. देन वी रियलाइज यार ये इनफ नहीं है, हमें तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी बोलना पड़ेगा. तो फिर जाके आया था पेरिस अग्रीमेंट, जिसमें इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज ये बोला था कि करोगे तो सही तुम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हमें भी पता है और तुमको भी पता है, लेकिन उसके कारण ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर शुड बी या फिर इंक्रीज 1.5 डिग्री होना चाहिए. ये आइडियलिस्टिक नोशन है. लेकिन अगर तुम 1.5 डिग्री से ज्यादा तुमने एवरेज टेम्परेचर कर दिया, इंक्रीज जो है वो 2 डिग्री से हमेशा कम रखना. तो मतलब अगर 5 डिग्री होता था ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसको 7 से कम रखना, और अगर 6.5 रख सकते हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है. So towards that, by the way, it is also legally binding. So towards that, many countries are doing many things, and now comes a country called South Africa that has taken this monumental decision of making a law to curb carbon emissions in their own country. Let's move on. Now that we've understood, अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं पेरिस अग्रीमेंट को. अच्छा, पेरिस अग्रीमेंट से पहले ये देखें कि भाई साउथ अफ्रीका ही क्यों ये कर रही है. तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कोल के ऊपर. ये इनका प्राइमरी सोर्स है ऑफ फ्यूल, और कोल तो आपको पता ही है कि नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है. तो जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा इनका योगदान है टुवर्ड्स द इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर. तो उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, विच इज वाई दे हैव डन दिस. अकॉर्डिंग टू नेट एस्टिमेट्स जो कि इन लोगों ने बनाए थे, इन्होंने कहा था कि इन द ईयर 2017 इनका 512 मिलियन टन्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इन लोगों ने एमिट किया है, तो ये तो बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन भी होगा, आगे पीछे वाले देश के ऊपर भी प्रॉब्लम होगी। तो ना ही सिर्फ इनको अपने लिए ये करना चाहिए, इनको पूरे वर्ल्ड के लिए ये चीज करनी चाहिए, एंड इन्होंने करी है, विच इज अ वेरी अप्रिशिएटिव डिसीजन, राइट। सो ऑल्दो उन्होंने ये भी बोला था कि बाद में हमने इसको बहुत ही ज्यादा कम कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता ना कि ये विंडो ड्रेसिंग है कि ये एक्चुअल फिगर्स है कि नहीं, राइट। सो अगर हम इनके एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करें तो जैसे कि 60% ऑफ दिस इज इंडस्ट्रीज, राइट, 12% इज ट्रांसपोर्ट, जो कि 80% ऑफ ग्रॉस कार्बन एमिशंस कर रहा है ये ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा क्या है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज तो होंगी ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंडस्ट्रियल बेस बनना ही है, लेकिन हम लोग ये वेट नहीं कर सकते ना कि एक दिन हम डेवलप होंगे तब जाके रेन्यूएबल सोर्सेज को यूज करेंगे, तब तक तो बिल्कुल ही रायता फैल जाएगा, और फैल भी रहा है वेरी ऑनेस्टली। सो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल इट राइट नाउ, राइट। If we talk about then the UNFCCC, जैसे कि मैंने आपको बोला कि UNFCCC as a convention ये नहीं है पूरा का पूरा लीगली बाइंडिंग, लेकिन उनके कुछ कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो जिसमें वो कुछ चीजें बोल देते हैं जो लीगली बाइंडिंग हो जाती है। सो उसी में उन्होंने बोला यार एक रिपोर्ट कार्ड दो सारी की सारी कंट्रीज को, रिपोर्ट कार्ड में लिखो कि पिछले साल से तुमने कितनी ज्यादा कार्बन एमिशंस कम की हैं, कितने सारे रिन्यूएबल सोर्सेज तुम यूज कर रहे हो, और एक तुम हमें ये प्रॉमिस भी दो कि कौन से साल तक तुम ये नेट जीरो कार्बन एमिशंस करके दिखाओगे। अब इस रिपोर्ट कार्ड को, इस प्रॉमिस वाले लेटर को हम क्या बोल देंगे, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो साउथ अफ्रीका ने अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस 2016 में सबसे पहली बार दी थी, 2021 में उसको अपडेट भी किया था, राइट, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम 31% रिडक्शन करके दिखाएंगे। अब वो एक्चुअली उन्होंने ऑन पेपर किया है कि नहीं किया है वो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग देयर एंड इन्वेस्टिगेटिंग, वी आर नॉट इवन अलाउड टू डू दैट, या। सो एनडीसी इज जस्ट बेसिकली कि जस्ट ट्रांजिशन होनी चाहिए, बहुत ईजिली ट्रांजिशन होनी चाहिए, और झूठ नहीं बोलना है, ग्रीन वॉशिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मुंह पे बोल दिया यस वी आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली बट वी आर एक्चुअली नॉट। So that is also something that we absolutely cannot do, right? So which is why different countries are doing different things. South Africa ने by the way बोला है that it requires $8 billion per year by 2030 to ensure that this happens. तो कभी कभी क्या होता है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज ये भी बोलती हैं डेवलप्ड कंट्रीज को कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम दोगे पैसा अब हम लोगों को, ताकि हम लोग भी रेन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं, और जितना है वो हम अपने इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर लगाएंगे, हमें भी तो अपने देश को डेवलप करना ही करना है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग नोन एज द लॉसेज एंड डैमेजेस फंड, which is also introduced last year under the UNFCCC. तो अगर नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि ये 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस करेंगे। हम अपने देश की बात करें तो COP26 में जो कि हुआ था ग्लासगो में, राइट, वहां पे हम लोगों ने ये चीज बोली थी कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस करेंगे। इनफैक्ट हमने 5 गोल्स के बारे में बात की थी जिसको हम कहते हैं पंच अमृत, ठीक है जी। सो इफ UNFCCC I've just told you, राइट, एंड ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ही हो जाती हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो हम भी बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स दिस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पंच अमृत वाज दिस वेरी वेरी बिग स्टेप दैट वी टुक। इट वाज अ विजनरी डॉक्यूमेंट जहां पे हमने 5 गोल्स के बारे में बात की थी। एक का टारगेट था 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस, और बाकी सबका टारगेट 2030 तक का था। टारगेट सच एज कि हम लोग 45% अपनी कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करेंगे, हम 2030 तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से रखेंगे, 50% एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रखेंगे, हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से एनर्जी जनरेट करेंगे, हम 1 बिलियन टन CO2 की एमिशंस कम करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इंडिया इज वर्किंग towards, right? And if we talk about our legislature, तो very recently प्रियंका चतुर्वेदी ने 2022 में राज्यसभा में एक बिल पेश किया था
called the Council on Climate Change Bill, but it was a private member bill और आपको पता ही है उसको कितना भाव मिलता है, but चलो that is an important thing. Proposal यही था कि एक council बनाओ, उसके head प्रधानमंत्री को बनाओ, and then start working towards the promises that we have made on a global platform. राइट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें पता है तो बहुत सारे लॉज भी हैं हमारे देश में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला लॉ भी है, राइट एनर्जी कंजर्वेशन का भी लॉ है, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सारे के सारे लॉज हैं. इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात अलग चीज है. ठीक है जी. सो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एमके रंजीत सिंह एंड यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन दिस पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट that right against the adverse impact of climate change is a fundamental right under Article 14 and Article 21 of the Constitution. In fact, हमारे सारे के सारे संवैधानिक प्रोविजंस की भी अगर बात करें, DPSP की बात ले लो, आर्टिकल 48A जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, उत्तरदायित्व किसका है? स्टेट का है, पर ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें तो वो एक फंडामेंटल ड्यूटी हमारी भी है, दैट वी आल्सो हैव टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड आल्सो सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ, राइट? सो देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोविजंस. Point is that we are slowly and steadily working towards it. Yes, अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन दुबई, ये COP28 था पिछले साल, इस साल बाकू में होगा. बाकू इज इन अजरबैजान, दैट विल बी द 29th मीटिंग. सो दुबई में भी बहुत सारी बात हुई थी जहां पे you know India had said that we have reduced the intensity of energy emissions. See, intensity of energy emission का अगर एग्जाम्पल दें तो हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रे हाइड्रोजन is considered to be worst for the environment, but it is the cheapest way to make hydrogen. इसके अपोज्ड अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, slightly more expensive to produce it and slightly better for the environment, right? उसमें भी कार्बन एमिशंस होती हैं लेकिन काफी हद तक कम होती हैं than the production of grey hydrogen. और अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, very very expensive to make it, right? and zero carbon emissions. तो इधर कार्बन इंटेंसिटी की बात जब हो रही है, एनर्जी इंटेंसिटी की बात जब हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि हम ग्रे से फॉर एग्जाम्पल ब्लू पे आ गए हैं, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की ओर जाना चाह रहे हैं, राइट? So this is what we have said, and we have also updated our NDC, which is our report card that we give to the UNFCCC. And I've already spoken about the fact that by 2030 India ने बोला है that 50% of energy will be from renewable sources, 50% of the energy will be from non-renewable sources. Now, before we end this particular thing, 3 announcements. सबसे पहली, सबसे important, सारे UPSC aspirants जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सारे के सारे इस प्रश्न के ऊपर एक आंसर लिखेंगे और अपने अपने मेंटर्स को जाके दिखाएंगे और चेक कराएंगे. सो द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक इज elaborate the role of UNFCCC in uniting the efforts of the fight against climate change. इसमें पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, दुबई, ग्लासगो, राइट, इजिप्ट में जो हुई थी, ये सारे के सारों के ऊपर जो भी आपकी सब्जेक्टिविटी है उस बेसिस पे आप आंसर जरूर लिखिएगा. And before I end this particular topic, 2 very very important announcement for all the UPSC aspirants, primarily those जो 2025 में prelims देना चाहते हैं. अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल अलाइंड है आपके UPSC पैटर्न के साथ, so look no further and come join Maluka IAS today, जहां पे हम आपको 64 टेस्ट देंगे, जिसमें से 34 are for your prelims, 30 are for your mains, in both English as well as Hindi at extremely affordable cost, जहां पे ना ही सिर्फ आपको टेस्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ our top mentors will discuss those questions also with you. And finally, before ending this, another very very important announcement is our monthly to the point current affair, which is the favorite of every UPSC aspirant. We have brought this to you in both mediums, English as well as Hindi, जो भी आपका preferred language है, at very very affordable cost yet again. So without wasting this golden opportunity, get to your padhai today and come and join Maluka IAS. Thank you very much.